हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉरसेट की प्रिपरेशन। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा और दबा के शेयर करिए, बिकॉज ये वीडियो ये चैनल पे आपको एमसीक्यूज़ के साथ साथ आपको अपडेट भी मिलती है हर एक वैकेंसी की। जैसे कि आपको पता है आरआरबी का कल लास्ट डे था फॉर्म का। सो करेक्शन डेट्स भी आ जाएंगी, तो करेक्शन अगर किसी को भी करनी है तो उन डेट्स पे ज़रूर करेक्शन करना। सेकेंडली, अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है बच्चे, तो बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो, बैचेस ऑफर पे चल रहे हैं। और जो बच्चे नॉरसेट 8 के लिए बैच सोच रहे थे, तो वो मैं अक्टूबर से स्टार्ट कर रही हूँ। नॉरसेट का जो बैच है वो प्रॉपर अक्टूबर से होगा और नॉरसेट का बैच जो है वो 6 मंथ्स का होगा बच्चे, ठीक है, क्योंकि फुल प्रेपरेशन नॉरसेट की जो है एक 6 मंथ्स का टाइम पीरियड लेती है। और उसकी जो फीस रहेगी बहुत ही अफोर्डेबल है। पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है 3399 सॉरी 3399 जो है नॉरसेट की फीस रहने वाली है फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। एंड आरआरबी के लिए अगर आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2 बैचेस है, एक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच और एक है जो दैट इज़ योर थ्योरी बैच, ठीक है। और इनकी भी फीस बहुत अफोर्डेबल मैंने रखी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की बैच की फीस है 1499 और थ्योरी बैच की फीस जो है अब हो गई है 2299, ठीक है। सो आप कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है। इसमें मैं करवाऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। और थ्योरी बैच उन बच्चों के लिए है जिनको ए से लेके जेड तक सब करना है। लाइक सबसे पहले हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करेंगे, देन सारे सब्जेक्ट्स की थ्योरी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इसमें भी करवाऊंगी। एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। तो कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। ये दोनों ही बैचेस जो हैं 3 मंथ्स के हैं, ठीक है। सो आपके पास नंबर है, आप मेरे से अपनी कोई भी क्वायरी पूछ के और आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ये सोच रहे हैं ना कल करेंगे परसों करेंगे, नहीं होना सिलेबस कंप्लीट। आरआरबी का नहीं होना सिलेबस कंप्लीट। और आरआरबी ये लास्ट चांस है आप लोगों के लिए, क्योंकि उसके बाद 3 से 4 साल बाद वैकेंसी आएगी। तो ये तो मत ही सोचो कि बाद में करेंगे। सो आपसे भी जो पहले बच्चों ने ज्वाइन कर लिया वो सोचो कितनी मेहनत कर रहे हैं। प्लस नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स भी रहेंगे। चलती हूँ मैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का। वॉयलेट कलर ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द सर्विक्स एंड वजाइना एट 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज टर्म्ड एज। तो जब सर्विक्स एंड वजाइना का वॉयलेट कलर हो जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसकी, तो वॉयलेट कलर का जब वो हो जाता है प्रेगनेंसी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चैडविक साइन, हैगास साइन, गूडल साइन या फिर रोवेसिंग साइन। तो रोवेसिंग साइन तो देखो हमें नहीं देखने को मिलता। रोवेसिंग साइन हमें अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अपेंडिसाइटिस वाला तो भाई यहाँ पे कैसे ही आ गया, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। देखो चैडविक, सी से चैडविक, सी से वॉयलेट कलर, ठीक है। सी से चैडविक, सी से कलर, कलर डिस्कलरेशन। तो आप ये याद रखो, आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है ना। सी से चैडविक, सी से कलर डिस्कलरेशन। जब भी म्यूकस मेम्ब्रेन और सर्विक्स और वजाइना की डिस्कलरेशन होगी, वॉयलेट कलर का होगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, देन इट इज ऑलवेज अ चैडविक साइन ऑफ द प्रेगनेंसी। और चैडविक साइन जो है वो हमेशा प्रोबेबल साइन में आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये साइन जो है ये कौन ऑब्जर्व करता है? आपका डॉक्टर, ठीक है। प्रोबेबल साइंस में आएगा बिकॉज ये साइन जो है कौन ऑब्जर्व करता है? ऑब्जर्व करता है आपका डॉक्टर, ठीक है। और जो चैडविक साइन है इससे रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं। प्लस ये 4th से 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हमें देखने को मिलता है, जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ सर्विक्स एंड वजाइना की क्या हो जाती है? डिस्कलरेशन और वॉयलेट कलर हो जाता है। नेक्स्ट है, विच इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो आप पेशेंट को देते हो, उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? स्कीजोफ्रेनिया, रेट्रोग्रेड अमनेजिया, साइकोसिस या फिर डिप्रेशन। भाई ईसीटी की बात कर ले सबसे पहले, तो ये होती है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसमें क्या करते हैं हम? डायरेक्ट इलेक्ट्रोड्स के थ्रू करंट पास कराते हैं पेशेंट के ब्रेन में, ठीक है। और इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है रेट्रोग्रेड अमनेजिया, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। क्या होती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो देखो ये क्या है कि पेशेंट ना डिसओरिएंटेड होता है आफ्टर प्रोसीजर, ठीक है। क्या होता है? डिसओरिएंटेड। तो एक और चीज़ मैं आपको छोटी सी बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन आए कि ईसीटी वाले पर्सन का अभी प्रोसीजर हुआ है, ठीक है, प्रोसीजर के बाद नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी? नर्सिंग प्रायोरिटी हमारी हमेशा क्या रहेगी कि हम पेशेंट को क्या करवाएं? ओरिएंट करवाएं,
ठीक है, क्योंकि पेशेंट को रेट्रोग्रेड एमनीजिया होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए नर्सिंग प्रायोरिटी फॉर द आफ्टर ईसीटी फॉर द पेशेंट इज ओरिएंटेशन ऑफ द पेशेंट। क्लियर? ठीक है, सो रेट्रोग्रेड एमनीजिया जो है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन द न्यूबॉर्न। तो इसमें से क्या साइन नहीं है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस न्यूबॉर्न का? साइनोसिस, एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग, स्टर्नल रिट्रैक्शन, रेस्पिरेटरी रेट वेरिंग अकॉर्डिंग टू द न्यूबॉर्न एक्टिविटी। सो दिस इज नॉट अ साइन ऑफ न्यूबॉर्न रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें क्या है, अगर बच्चे का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो उसकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से वेरी होता है, तो ये अडल्ट्स में भी होता है। तो जैसे अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो रेस्पिरेटरी रेट हाई होता है, रेस्ट करते हो तो रेस्पिरेटरी रेट लो होता है। सो इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, बट ये ऊपर वाले तीनों जो हैं ये साइन है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के। क्लियर? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन पल्मनरी कॉम्प्लिकेशन पोस्ट सर्जरी। तो पोस्ट सर्जरी के बाद इसमें से मोस्ट कॉमन पल्मनरी कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलती है? एस्पिरेशन निमोनिया, रेस्पिरेटरी फेलियर, एटिलेक्टेसिस, पल्मनरी एम्बोलिज्म। सो कल हमने क्लास में भी ये पढ़ा था, जो क्लास हुई थी बैचेस में, कि एटिलेक्टेसिस के बारे में हमने पढ़ा है। एटिलेक्टेसिस में क्या होता है कि पेशेंट के लंग्स का कोलैप्स हो जाना, ठीक है ना, एक लोब का भी कोलैप्स हो सकता है, पूरे के पूरे लंग का भी कोलैप्स हो सकता है। तो ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, ये एकदम से कभी नहीं होती, ये किसी ना किसी पल्मनरी प्रॉब्लम या फिर अदर कंडीशन की वजह से होती है। ठीक है, सो ये कॉम्प्लिकेशन है, ये खुद से एक डिसीज कंडीशन नहीं है, दिस इज द कॉम्प्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी को एम्फाइसीमा हुआ, उसके एल्वियोलाइज रप्चर हो गए और जो पेशेंट के लंग्स हैं वो कोलैप्स मार गए। ठीक है, सीओपीडी है, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो गई, एटिलेक्टेसिस हो गया। सो दीज एटिलेक्टेसिस इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिसीज कंडीशंस। ठीक है, सो इट इज नॉट इटसेल्फ अ डिसीज कंडीशन। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। तो ये तो सारे पेपर्स में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन पेपर में आपने देखा है कि इनमें से कौन सा फैक्टर जो है थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शंस है ट्रस्ट, नॉलेज, प्रोफेशनलिज्म या फिर मोटिवेशन। सो ऑब्वियसली ट्रस्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एक पेशेंट आपको तभी अपनी सारी बातें बताएगा जब उसका ट्रस्ट आपके ऊपर होगा। अदरवाइज कोई भी अपनी पर्सनल चीज़ें या फिर कुछ भी शेयर करना आपके साथ तभी इंपॉर्टेंट समझेगा जब आप दोनों के रिलेशनशिप में एक ट्रस्ट फैक्टर जो है उसको आपके ऊपर ट्रस्ट होगा। क्लियर? और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और आपको ये ओरिएंटेशन मतलब कि ओरिएंटेशन फेज में ही पेशेंट के साथ बिल्डअप करना होता है और उसको एक सेंस ऑफ ट्रस्ट देना होता है। सो नेक्स्ट पे चलने से पहले हम थोड़ा सा बैचेस का पढ़ लेते हैं। बच्चे देखो, जो सोच रहे हैं कि हम कल करेंगे परसों करेंगे, टाइम निकली जा रहा है, कल एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट थी, खत्म, अब बस पेपर का डेट है कब आ जाए। सो हमारे पास दो बैचेस है बच्चे, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। ठीक है, दोनों ही 3 मंथ्स के बैच है, दोनों ही लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। लाइव भी मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, अगर आप जॉब करते हो तब भी ईजी है। फीस बहुत ही कम है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस है 1500 ओनली, और जो थ्योरी बैच है ये तो A to Z बैच है 2300 ओनली। ये बैच की फीस जो है 2-3 दिन के लिए ऑफर पे है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इस बैच की तरफ जा सकते हो, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको A to Z RRB का मतलब पास आउट करना ही करना है, आपका भी बेसिक जो है प्रॉपरली नहीं है, आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का नहीं पता, आपकी थ्योरी नहीं कंप्लीट, सो आप इस बैच की तरफ जाना। दोनों ही बैचेस बहुत बेस्ट हैं, आप रिव्यूज़ चेक कर सकते हो कम्युनिटी सेक्शंस में जाके बैचेस की रिकॉर्डिंग। और जो लोग नॉर्सेट के लिए पूछ रहे हैं बच्चे, नॉर्सेट का जो बैच है 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। सो 1 अक्टूबर से जो है प्रॉपरली उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है। नॉर्सेट का बैच पूरा 6 मंथ्स का रहने वाला है, 3399 का। तो देखो टाइमिंग का इशू रहता है आप लोगों को, तो उसकी टेंशन मत लो, आपको रिकॉर्डिंग हर एक क्लास की मैं प्रोवाइड करती हूँ, और डाउट क्लासेज आपकी संडे टू संडे होती हैं। ठीक है, सो आप बैचेस को ज्वाइन करके मेरे से बात करके इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर करके फिर ही बैच ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली बैच की इन्फॉर्मेशन कोई नहीं मिलेगी तो आप सीधा डायरेक्टली बैच ज्वाइन करो, नहीं, आप मेरे से बात करके इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और आरआरबी के लिए तो अब आप अपना जो है टाइम जो है वेस्ट मत करो, बिकॉज बहुत लिमिटेड टाइम है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 मंथ्स है आपके पास अब प्रॉपरली। नवंबर का एंड दिसंबर की स्टार्टिंग में कभी भी पेपर हो जाएगा, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, दोनों में से कोई भी बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम फॉर द लैक्टेटिंग मदर। आई एम नॉट सेइंग कि जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनसे आप नहीं प्रिपेयर कर सकते, आप कर सकते हो। सेल्फ स्टडीज़ जो तो स्ट्रांगली सेल्फ स्टडी करते हैं, एक डिसिप्लिन वे है, जॉब नहीं करते, उनके लिए सही है, बट यूट्यूब पे आपको प्रॉपरली वो कंटेंट नहीं मिलता जो आपको RYB के लिए चाहिए। और सबसे बड़ी बात है नॉन नर्सिंग भी आपको बैचेस में करवाई जाएगी, ठीक है। सो द डेली रिक्वायरमेंट कैल्शियम फॉर द लैक्टेटिंग मदर इज़, तो डेली रिक्वायरमेंट के लिए कितना कैल्शियम चाहिए होता है लैक्टेटिंग मदर के लिए? 700, 1000, 1200 या फिर 900। सो इट्स 1200 mg। तो रिसेंटली एक पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है, पर उसमें प्रेग्नेंट वुमेन का था, तो प्रेग्नेंट को 1000 mg चाहिए होता है और लैक्टेटिंग मदर को 1200 mg जो है वो चाहिए होता है डेली रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। सो जब भी आप किसी का मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हो, MSc करते हो, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? मूड एंड AFect देखना पेशेंट का, जर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, स्पीच, हाई कॉग्निटिव फंक्शन। सो ऑब्वियसली पहला स्टेप तो यही होगा ना कि आप पेशेंट को देखोगे कि वो कैसा दिखता है, उसका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी अपीयरेंस में वो अपना हाइजीन मेंटेन कर रहा है, वो अपनी इनसाइट में प्रेजेंट है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस अच्छे से कर रहा है। सो ये जो है आपका फर्स्ट स्टेप होता है इन अ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इज। सो ये क्वेश्चन ऐड करने का मेरा एक ही रीज़न है, बिकॉज ये रिपीट बहुत बार हो चुका है। स्मॉल पॉक्स का रिपोर्ट जो है वर्ल्ड में लास्ट केस कब हुआ था? 1977 में, 1978 में, 1970 में, 1975 में। सो इट वाज बाय 1977 में लास्ट केस जो है स्मॉल पॉक्स का वो रिपोर्ट हुआ था इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट द क्लाइंट इज शेड्यूल टू हैव अ IV कोलेंजियोग्राम बिफोर द प्रोसीजर, द नर्स शुड असेस द पेशेंट फॉर। तो एक कोलेंजियोग्राम होने वाला है पेशेंट का, मतलब डाई इंजेक्ट होगी, उसके बाद आप जो है चेक करोगे अंदर कोई ब्लॉकेज के लिए, अदर प्रॉब्लम्स के लिए। तो प्रोसीजर से पहले आपका क्या असेस करना पेशेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फिश एलर्जीज, रिएक्शन टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, गॉल ब्लैडर डिसीज, एग एलर्जीज। तो देखो जब भी आप कोई डाई इंसर्शन वाला प्रोसीजर करते हो तो उसमें सबसे पहली आपकी यही प्रायोरिटी होती है कि आप पेशेंट की एलर्जीज चेक करो टूवर्ड्स द आयोडीन, जैसे कि आयोडीन होता है, सेल्फिश हो गया आपका, ठीक है, इन सब में, क्योंकि जो आप डाई डालते हो, ठीक है, उस वो भी सेम ही मॉलिक्यूल्स का बना होता है। फॉर एग्जांपल जो सेल्फिश में आयोडीन होता है। सो अगर पेशेंट को इन सब चीज़ों से एलर्जीज होगी तो पेशेंट को डाई से भी एलर्जी होगी। सो सबसे पहले उसकी एलर्जीज चेक करना इज योर प्रायोरिटी। नेक्स्ट है व्हाट इज द नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है? सो 10 से 14 सेकेंड्स, 21 से 30 सेकेंड्स, 12 से 21 सेकेंड, नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन PT टाइम क्या होता है, जो आप करते हो ना चेक PT टाइम, वो कितना होता है नॉर्मल। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उसका भी बता देती हूँ कि हॉलमार्क ऑफ टिश्यू हीलिंग इज अ ग्रैनुलेशन ऑफ टिश्यू। सो टिश्यू का ग्रैनुलेशन मतलब कि टिश्यू का फॉर्म होना, ठीक है, अर्ली स्टेज ऑफ द टिश्यू जो है आपको दिखने लग जाती है आपकी टिश्यू वाली रिपेयरिंग वाली साइड पे, दैट इज द हॉलमार्क ऑफ टिश्यू के रिपेयर कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 12:30 क्लास होती है रेगुलरली, तो आप बने रहें इस चैनल पे। एंड अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं डिले मत करो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। अगर आप बाद में भी मेरे पास आओगे या फिर बाद में किसी और के पास भी ज्वाइन करोगे उससे अच्छा है आज ही ज्वाइन करो, क्योंकि अपने टाइम को आप वेस्ट कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो। बहुत से बच्चे मुझे कॉल करते हैं मैम कल करेंगे ज्वाइन, परसों करेंगे, इस दिन करेंगे, वैसे करेंगे। नहीं बच्चे, बहुत लेट हो आप लोग ऑलरेडी, और इन सब चीज़ों के चक्कर में आप लोग अपना बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप ये कॉलिंग करके, ये सब चीज़ें करके अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए पढ़ना, जेन्युइन तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो। आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, आप कम्युनिटी सेक्शंस में जाके बच्चों के रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, मेरी सिलेक्शंस चेक कर सकते हैं कितनी हो रखी है। बाकी आपको इस नंबर पे आप मेरे से डायरेक्टली बात भी कर सकते हो इजीली, ठीक है। सो 2 बैचेस हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी बैच है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये 1500 वाला 3 मंथ्स का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज 2300 का A to Z हम पढ़ने वाले हैं, नॉन नर्सिंग इंक्लूडेड रहेगा। और जो नॉर्सेट के लिए पूछ रहे थे 6 मंथ्स का बैच अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, इनरोलमेंट्स ओपन हो चुकी हैं। तो अगर पहले 50 बच्चों में अगर आप आते हो तो आपका यही फीस रहेगी 3399। इसका भी आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।